Hello everyone, welcome to Wicked Excel. Myself Dipali and I am your biology educator. कैसे हैं आप सारे बच्चे? आई होप सभी ठीक होंगे, बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों हम अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जितना हमने कंप्लीट कर दिया दैट वाज ऑल अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, क्योंकि अभी हम लोग 12th पढ़ रहे हैं ना। 11th तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों को 11th में कोई डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो आप लोग प्लीज एक बार प्रारंभ बैच को रेफर करो। जिस भी टॉपिक के अंदर जिस वीडियो में आपको डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और हम लोग उसको आपको वहां पे क्लियर कर देंगे। नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम का लिंक गिवन है आप उसे विजिट कर सकते हो, ठीक है। और उससे आप बता मतलब टेलीग्राम एक ऐसा चैनल कनेक्शन हो सकता है बेटा कि तुझे डाउट आया तो एकदम उस पर लिखेगा अगर, तो हमको तुरंत पता लग जाएगा कि हाँ ये इस बच्चे का डाउट है, हम लोग प्रॉपर तरीके से क्लियर कर सकते हैं। सो इट इज वेरी इजी चैनल इफ यू फॉलो द सेम, कि आपको अगर कोई डाउट आता है यू कैन राइट ऑन टेलीग्राम एज वेल। और अगर आपको वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स ऑलवेज देयर आर ओपन ऑलवेज, आप कभी भी उस पर लिख सकते हैं। क्वेश्चंस की यहाँ तक बात है। बाकी अगर मैं बात करती हूँ कोई टॉपिक अगर नहीं समझ आया तो एक बार प्लीज उसे देखिए, एक बार तरीके से पढ़ो कि क्या चीज बोली जा रही है, क्या तुम्हें समझ में आनी चाहिए। आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। तो आज का जो नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक बहुत ही असेंशियल टॉपिक है, क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया था जब मैं नीट के एस्पेक्ट से बोल रही हूँ तो रिप्रोडक्टिव यूनिट जितनी है पूरी की पूरी, यानी जिसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी आएगा, प्लांट रिप्रोडक्शन भी आएगा और रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आएगा। तो ये तीनों ही चैप्टर्स दीज आर वेरी एसेंशियल। और आज हम उसी के एक सेगमेंट को पढ़ रहे हैं, एक सेगमेंट को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। Sexual reproduction in flowering plants has already been completed and uploaded on the site. Please go and do check the link. तो चलो पहले डिसाइड कर लेते हैं कि आज के क्या क्या टॉपिक्स होने वाले हैं जिनको हमने पढ़ना है। सबसे पहले आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगा आइडेंटिफाइंग द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम एकदम बेसिक्स को पढ़ेंगे, तो एकदम ही जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उससे शुरुआत करेंगे और उसके बाद फिर पढ़ेंगे लेटर ऑन कि हाउ गेमेटोजेनेसिस इज बीन प्रोसीडेड। नेक्स्ट आता है एक्सप्लेनिंग हाउ दी एवरी पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क्स, किस तरीके से क्या क्या ग्लैंड्स हैं जो कि काम करने वाली हैं और किस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म्ड रहता है। डिस्क्राइबिंग हाउ द स्पर्म्स आर मेड एंड हाउ डू दे ट्रैवल, तो वो पूरा स्ट्रक्चर हमने समझना है। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स से नाम समझ में आ गया होगा कि एक टेस्टोस्टेरोन का तो मेन काम आएगा ही। तो ये सारी चीजें अभी अपन पढ़ते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ठीक है। चलिए सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उससे भी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि रिप्रोडक्शन एक बहुत एसेंशियल प्रोसेस है। चलिए तो उससे पहले जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों नेसेसिटी है ना, और क्या क्या पार्ट्स होने वाले हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, कौन से वो टॉपिक्स है। क्योंकि हर चैप्टर के पहले मैं एक ओवरव्यू देती हूँ, तो इस चैप्टर का भी ओवरव्यू है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। सो बेसिकली रिप्रोडक्शन एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जिसके कारण देयर इज कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज या परसिस्टेंट ऑफ स्पीशीज। देखिए बच्चे, अगर कोई स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करेगी तो अकॉर्डिंग टू डार्विन अंकल ने हमको ये बोला था कि अगर कोई स्पीशी रिप्रोड्यूस नहीं करती है तो वो एक स्पीशी ही एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसका कोई भी एक इकलौता भी स्पीशी एग्जिस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ continuation of species or it is essential for continuation of species, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज भी देख लो। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले आता है फॉर्मेशन ऑफ गेमीट यानी गेमीटोजेनेसिस। जो चीज हमने जैसा प्लांट के अंदर पढ़ा था, है ना, गेमीटोजेनेसिस सबसे पहले गेमीट यानी प्री फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं। तो गेमीटोजेनेसिस पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशनल इवेंट्स पढ़े थे।
यहाँ भी वैसा सा ही चीज होगा। सबसे पहले होता है गेमेटोजेनेसिस यानी गेमीट्स का फॉर्मेशन। व्हाट इज गेमेटोजेनेसिस? द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स, formation of gametes. Now human do have two sexes, right? तो दो gametes होंगे बेटा, दो sexes हैं तो दो ही gametes होंगे। एक तो होगा male gamete और एक होगा फीमेल gamete। ओके, एक तो होगा मेल गेमीट और एक होगा फीमेल गेमीट। नेक्स्ट प्रोसेस जो आएगा वो होता है, नेक्स्ट प्रोसेस आता है इंसेमिनेशन। Now, what is insemination? Insemination is similar to pollen grains. Pollen grains के similar to pollination. Pollination में क्या होता था? There is transfer of male gamete from anther to the stigma of the flowering plants. ठीक है, यहाँ पे भी वही चीज होगी, but in respect to human जब मैं बात करूंगी तो उस प्रोसेस को कहा जाता है insemination. So, what is insemination? It is transfer of स्पर्म, क्योंकि मेल गेमीट होगा ना बेटा, वहां हम मेल गेमीट पोलन ग्रेन में पढ़ते थे, यहाँ मेल गेमीट जो होगा वो होगा स्पर्म, और फीमेल गेमीट वहां पे एग था, यहाँ पे भी एग ही है। ठीक है, यहाँ पे भी एग ही होगा। अब ट्रांसफर ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। इसे क्या बोला जाता है बेटा? इंसेमिनेशन। ठीक है, इंसेमिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ मेल गेमीट टू दी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड इज फर्टिलाइजेशन। एक बार जब मेल गेमीट यानी स्पर्म एग तक, या अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी वेजाइना तक पहुंच जाता है, वेजाइना भी नहीं वो विडक्ट तक पहुंच जाता है टू बी मोर स्पेसिफाइड, तो वहां पे जाने के बाद देयर इज फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ male and female gamete. Okay, the fusion of male and female gamete is fertilization. Next, fertilization होने के बाद क्या होता है? fertilization होने के बाद there is implantation. What is this? implantation. implantation मतलब क्या होगा बच्चे कि जो वो जाइगोट है, ठीक है, यहाँ पे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमीट टू फॉर्म जाइगोट, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, टू फॉर्म जाइगोट। अब जो ये जाइगोट है ना, ये जाइगोट क्या होता है? ये यूट्रीन वॉल पे स्टिक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखते हो कि जो छोटा सा बेबी होता है वो बेबी फॉर्म कैसे होता है, वो जो छोटा बेबी एकदम हम जिसको फीटस बोलते हैं, वो फीटस एक्चुअल में फॉर्म कैसे होगा? वो फीटस फॉर्म इसी तरीके से होता है कि जब फ्यूजन हो गया मेल एंड फीमेल गेमीट का तो जाइगोट बन गया। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या होगा कि मदर की जो यूट्रीन वॉल है उस पे जाके स्टिक कर जाएगा। ठीक, और मदर की यूट्रीन वॉल पे स्टिक करना, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। सो इट इज प्रोसेस ऑफ implanting of zygote in uterine wall। यूट्रीन वॉल के अंदर जो इम्प्लांटेशन होता है, जो मदर का यूट्रस है उसके अंदर जाके जो है जाइगोट इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या प्रोसेस है? नेक्स्ट प्रोसेस आता है जेस्टेशन। जेस्टेशन मतलब होता है बेटा 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी, है ना। व्हाट इज जेस्टेशन? इट इज 9 मंथ्स जो कि वो बेबी डेवलप होता है ना,
सारे जितने भी अभी तुम लोग पढ़ रहे हो, तो आप एक तरीके से तुम लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये तुम्हारा प्रीवियस, कि भाई तुम कैसे जन्मे, ये बड़ी कहानी है ना। तो यही कहानी चल रही है, ठीक है। तो यही सारी कहानी है कि भाई जब जायगोट बन गया, अब जायगोट मदर के यानी जो मदर है उसके यूट्रीन वॉल पे जाके स्टिक हो जाएगा। इसको इम्प्लांटेशन कहते हैं। जेस्टेशन क्या होगा, 9 मंथ्स की जो प्रेगनेंसी होती है, 9 मंथ्स टू डेवलप अ बेबी, ठीक है, 9 मंथ्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, ठीक है। 9 महीने, जो वो होता है ना कि काफी सारी मूवीज में डायलॉग, 9 महीने वो माँ ने तुमको रखा है, तो वो यूट्रस में, तो यूट्रस में जो वो 9 मंथ्स होते हैं, वो 9 मंथ्स वाला टाइम आ जाता है जेस्टेशन। नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट जो होता है वो होता है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब होता है डिलीवरी, डिलीवरी ऑफ चाइल्ड और बेबी, चाइल्ड पीटस, ठीक है। और दोनों ही नहीं, क्योंकि बेबी भी एक डेवलपिंग फेज आ जाता है और चाइल्ड भी एक डेवलपिंग फेज ही आ जाता है। तो बेबी और चाइल्ड दोनों ही चीजें थोड़ा सा, फीटस इज द प्राइमरी स्टेज, तो हम फीटस ही लेते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, ये इतने प्रोसेसेस कंप्लीट होने के बाद एक फॉर्मेशन होती है ह्यूमन काइंड की। तो सोच के देखो कि तुम्हारी मदर जिसने तुम्हें जन्म दिया, तो उसने कितना ज्यादा, कितना कितने सारे स्टेजेस से हो गई है। तो ये सारे ही प्रोसेसेस जो हैं, ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं एंड देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अ ह्यूमन, ठीक है। सबसे पहला, अभी हम एक एक को इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला आएगा गेमिटोजेनेसिस। गेमिटोजेनेसिस में हम ये पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। उससे पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स क्या होता है बेटा, या तो मेल गेमीट बनेगा और फीमेल गेमीट बनेगा, ठीक है। पर जैसा हमने प्लांट में पढ़ा था कि मेल गेमीट पोलन ग्रेन बन तो रहा है, पर पता तो लगे कि कहाँ बन रहा है ना। हमने एंथर, हमने स्टेमन के बारे में बात किया था। What was stamen? Stamen was male reproductive organ. सिमिलरली हम यहाँ पे भी बात करेंगे, और यहाँ पे हम बात करेंगे टेस्टीज की, ठीक है। सो टेस्टीज एक ऐसा ऑर्गन है जिसके अंदर मेल गेमीट फॉर्म होगा, जिसके अंदर मेल गेमीट बनेगा। अगर मैं बात करती हूँ फीमेल गेमीट की, प्लांट के अंदर कौन था बच्चे, इससे पता है मैं बता क्यों रही हूँ, प्लांट से क्यों रिलेट कर रहे हो मैम, इसीलिए रिलेट कर रही हूँ ताकि तुम लोग वो चैप्टर भी तुम्हारा साथ का साथ रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन यूनिट ही तो है, सेम ऑलमोस्ट सेम ही तो यूनिट है, तो थोड़ा थोड़ा सा रिविजन चलता रहेगा, तो तुमको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ ये हमने वहां पढ़ा था, ऐसा ही तो प्रोसेस यहाँ भी है, नथिंग डिफरेंट, है ना। तो वो सारी चीजें तुम एक बार रिकॉल भी कर लोगे। तो हाँ, फीमेल गेमीट की मैं बात बता रही थी। तो फीमेल गेमीट जो होगा, अगर मैं बात करती हूँ ह्यूमंस की, तो ये फीमेल गेमिटोफाइट, यानी अगर मैं बोलूँ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो वो होगा फीमेल्स का ओवरी। अगर मैं इसकी बात करूं इन प्लांट्स, तो प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा है स्टिग्मा स्टाइल, जो पूरा हमने पढ़ा था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और पूरा स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कार्पल एंड पिस्टल। तो कार्पल और पिस्टल जो होगा वो पूरा का पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाता है। तो पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फॉर्म्ड गेमीट, मेल गेमीट और फीमेल गेमीट। क्लियर है बात? चलिए, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं गेमेटोजेनेसिस। ओके, सो गेमेटोजेनेसिस समझने से पहले तुमको स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, अभी मैंने बताया। तो स्ट्रक्चर समझने के लिए सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलना है अपन ने, कोई भगदड़ नहीं मचेगी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे, आराम आराम से सारी चीजें समझ में आने लग जाएंगी, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये पेल्विस रीजन में लोकेटेड रहता है। इट इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टीज। नाउ सी, टेस्टीज जो है वो सिंगल टेस्टी नहीं होती, टेस्टीज पेयर में है, ठीक है, पेयर्ड टेस्टीज है, विद एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो क्या क्या चीजें आ रही है, अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को देखूं, तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है, हर चीज का ना एक फ्लो चार्ट बना लो ताकि तुम्हें भी याद हो जाएगा।
हम इसके अंदर 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? क्या क्या है? पहला इज अ पेयर ऑफ टेस्टीज, सो सेकेंड इज एक्सेसरी डक्ट, थर्ड क्या आता है बेटा जी? ग्लैंड्स, तो एक्सेसरी ग्लैंड्स, और लास्ट आ जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सारा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले आता है टेस्टिस। टेस्टिस की अगर मैं बात करती हूँ तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं हम इसको मेल का, ठीक है, जो कि गेमीट फॉर्मेशन करेगा। सो बेसिकली इट इज अ मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये टेस्टिस जो है अ पेयर ऑफ टेस्टिस, सबसे पहली बात तो ये पता लग गई हमको कि ये पेयर में प्रेजेंट है, और दूसरी बात ये पता लग गई कि ये क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा स्पर्म का, फॉर्मेशन ऑफ मेल गेमीट। ये इस मेल गेमीट का फॉर्मेशन करेगा, और हमको पता है मेल गेमीट जो है उसको हम कहते हैं स्पर्म, ठीक है। स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा टेस्टिस, ठीक है। अब टेस्टिस की अगर मैं रीजन की बात करूं कि टेस्टिस जो है वो कहाँ लोकेटेड रहती है, तो ये आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड रहती है। सबसे पहली बात, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है मैम, है ना? सुनो, डायफ्राम से नीचे तुम्हारा जितना रीजन है, डायफ्राम के ऊपर वाला जितना रीजन है, जहां तुम्हारा लंग्स, चेस्ट कैविटी, हार्ट वाला जितना सारा रीजन आ जाता है, तो सारा का सारा रीजन आपका थोरेसिक रीजन कहलाता है, ठीक है। और डायफ्राम के नीचे वाला जितना रीजन है वो सारा बिलो थोरेसिक कैविटी, या फिर हम उसको कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। सो बिलो थोरेसिक कैविटी यानी बिलो द डायफ्राम आपके पास आ जाता है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। अब उस एब्डोमिनल कैविटी में भी अगर मैं बात करती हूँ टेस्टिस की, तो पर्टिकुलरली टेस्टिस जो है वो क्या करती है बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करेगी। पर इस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के अंदर उसको चाहिए टेम्परेचर कम, यानी जितना तुम्हारा ओरिजिनल बॉडी का टेम्परेचर है, स्पर्म इसमें नहीं बन सकता, ठीक है। तो स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए, बनने के लिए टेम्परेचर और कम चाहिए। वो ये जो 37 डिग्री हमारा जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर रहता है, इसमें देयर कैन नॉट बी अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो इसीलिए स्पर्म को फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए, टेम्परेचर कम चाहिए। तो अब कम चाहिए तो वो कैसे लोकेटेड रहती है, ये आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड रहती है। इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, इट इज प्रेजेंट एक्स्ट्रा एब्डोमिनली, यानी एक एक्स्ट्रा एब्डोमिन कैविटी, एक्स्ट्रा एब्डोमिन मतलब एब्डोमिन के बाहर ही लोकेटेड है, ठीक है। ये एक्सटर्नल रीजन में लोकेटेड रहती है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में लोकेटेड रहती है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा वैसे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा ऐसे कि इसको क्या बोला जाता है बेटा जी, स्क्रोटम। सो हुआ क्या, ओके, सो इस पे हम लिख लेते हैं अभी, प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी, कैसे और कहाँ लोकेटेड रहेगी, ये एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड रहेगी इन स्क्रोटम। व्हाट इज स्क्रोटम, अ सैक, अ बैग लाइक स्ट्रक्चर जो कि कंटेन करता है टेस्टिस को। चलो डायग्राम से देखते हैं, डायग्राम सबको आई होप विजिबल होगा, डायग्राम विजिबल है। अब देखो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही है, ये सबसे पहला है स्क्रोटम, स्क्रोटम, ठीक है। ये स्क्रोटम क्या है बेटा जी, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर ओवरी है, जिसके अंदर टेस्टिस है। तो a sac like structure
containing testes, a sac like structure containing testes। ठीक है, तो इसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट रहती है। स्क्रोटम क्यों? क्योंकि ये 2 से 3 डिग्री कम तापमान बनाता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। कितना लो टेम्परेचर? अप्रॉक्स 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम। ठीक है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम और टेम्परेचर मेंटेन रखता है, ताकि देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलो अब पढ़ लेते हैं अपन एक बार, ताकि समझ में भी आता जाएगा एनसीईआरटी क्या बोल रही है, वो सारी चीजें भी देख लेते हैं। पहले अपन सारा जो है टेस्टिस को फिनिश कर लेंगे, इसको पूरा पढ़ के खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एसेसरी ग्लैंड्स, फिर डक्ट्स वगैरह और एक्सटर्नल जेनिटलिया आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज आती है, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको अभी हम पढ़ ही चुके हैं, विद अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर लो ऑफ द टेस्टिस। कितना? 2.5 या 2 to 3 डिग्री लोअर सेल्सियस, लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। क्यों कम चाहिए? इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो बच्चे, जहां पे भी जेनेसिस वर्ड आ जाता है, यानी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये फॉर्मेशन का मतलब है। ठीक है, जेनेसिस इज फॉर्मेशन। अब क्या चीज का फॉर्मेशन है? तो स्पर्म फॉर्मेशन है ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक ये चीज। नेक्स्ट, इन एडल्ट्स, अब ये एक कुछ कुछ डिटेल्स बता रहा है जिनको याद करना जरूरी है, क्योंकि नीट से कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाता है। क्या क्या डिटेल्स है एडल्ट्स के अंदर? ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। टेस्टिस जो है इसकी शेप याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे सर्क्यूलर लिख के आ जाते हैं। तो इट इज ओवल इन शेप, इट्स नॉट सर्क्यूलर, इट इज ओवल इन शेप, with a length of about 4 to 5 centimeter, with a length of about 4 to 5 centimeter long and a width of about 2 to 3 centimeter। ठीक है, तो ये लेंथ और विड्थ आपको याद करनी पड़ेगी, तो इसीलिए मार्क करते जाओ जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट, द टेस्टिस इज कवर्ड बाय डेंस कवरिंग। ईच टेस्टिस हैज अबाउट, अब बच्चे टेस्टिस के अगर आप देखो, इस टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 compartments called the testicular lobules। अब देखो होता क्या है, टेस्टिस के अंदर कंपार्टमेंट्स हैं। डायग्राम बनाए, कुछ भी चीज को समझना हो डायग्राम बना लो। ये स्क्रोटल सैक है, इस स्क्रोटल सैक के अंदर प्रेजेंट है ओवल शेप्ड टेस्टिस। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस टेस्टी के अंदर क्या चीज प्रेजेंट है। इस टेस्टिस के अंदर जो होगा वो है बहुत सारे कंपार्टमेंट्स इस तरीके के। ये क्या है बच्चे? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स। अब ये तो मैंने 2-3 ही बना दिए, मैंने तो जगह भर दी पूरी। यस, थोड़ा छोटा बना दिया, रुको। ये देखो इस तरीके कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और ये कंपार्टमेंट्स जो है ना बेटा जी, ये तो मैंने बहुत कम बनाए, 3-4 बनाए। ये कंपार्टमेंट्स जो रहते हैं 250 कंपार्टमेंट्स, समझ रहे हो? तो ये कितने कंपार्टमेंट्स हैं? ये टोटल कंपार्टमेंट्स, इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। दीज आर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। और ये लोब्यूल्स, ये कंपार्टमेंट्स जो है, टोटल कितने लोब्यूल्स हैं? 250 कंपार्टमेंट्स। 250 कंपार्टमेंट्स है, 250 कंपार्टमेंट एक टेस्टी के अंदर। तो ईच टेस्टी कंटेन्स 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर की अगर मैं बात करूं, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है बेटा जी इस तरीके से। तो अब अगर मैं एक लॉब्यूल की बात करूं, तो उस लॉब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? इस लॉब्यूल के अंदर ये क्या है? ये है बेटा जी सेमिनिफेरस, सॉरी, ट्यूब्यूल्स।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अभी अपन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, पर पहले ये समझना कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ये बाहर की तरफ ये बैग लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज स्क्रोटम, दिस इज ओवल टेस्टिस, ठीक है। और इसके अंदर कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स है? 250 कंपार्टमेंट्स, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। तो इनको हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नेक्स्ट क्या आता है? ईच लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या कंटेन कर रही है बेटा जी? क्या चीज है इसके अंदर? हर लोब्यूल, ईच लोब्यूल कंटेन कितना? 1 से 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, जिसमें स्पर्म्स बन रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो अब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखिए क्या। एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। तो एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का बेसिकली स्ट्रक्चर दिखते हैं, जिसमें हमारे पास 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ठीक है। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल का मैंने सेक्शन लिया है जिसमें 3 तो हमारे पास आ गई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या काम करती है ना बेटा जी? ये प्रोडक्शन करवाती है स्पर्म्स का। अब जाहिर सी बात है, ये सेल हैं इसके अंदर बहुत सारी, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हेल्प करेगी, और डेफिनेटली करती है, ठीक है। कुछ सेल्स होती है इसके अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ठीक है। बहुत सारी नंबर होती है ये सेल, सेल्स को हम कहते हैं जर्मीनियल एपिथेलियम। जर्मिनल जर्मिनल एपिथेलियम। अब क्या होता है ना, ये जर्मिनल एपिथेलियम जो है, ये खुद ही के अंदर स्पर्म्स बनाएगी, ठीक है। और ये स्पर्म प्रोड्यूस करती तो कंटिन्यू प्रोड्यूस होती रहती है ये, है ना। तो जर्मिनियल एपिथेलियम क्या काम करती है बेटा जी? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये स्पर्म्स का फॉर्मेशन करवाएगी, ठीक है। अब सिर्फ अकेली ये तो सेल्स तो प्रेजेंट रहेंगी नहीं, सिर्फ जर्मिनल एपिथेलियम से क्या होगा? तो इसके साथ साथ कुछ और भी सेल्स प्रेजेंट रहती है, और थोड़ा सा इनवर्ड्स प्रेजेंट रहती है, और थोड़ी सी लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट रहती है, जिनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। कुछ कुछ सेल्स जिनको हम क्या बोलेंगे? ऊपर लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। इन सेल्स को क्या बोला जाता है? सर्टोली सेल्स। क्या काम आ रहे हैं सर्टोली सेल्स? सर्टोली सेल्स नरिशमेंट कराती है बेटा जी, ठीक है। जर्मीनियल एपिथेलियम जो होगी, ये कंटिन्यूअसली स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रही है, तो मेल गेमेटोफाइट को जो नरिशमेंट चाहिए वो प्रोवाइड कराएगी सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स हेल्प्स इन नरिशमेंट, हेल्प्स एंड प्रोवाइड नरिशमेंट, ठीक है। नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी सर्टोली सेल्स। क्लियर? तो ये चीज समझ में आई। अब क्या हो रहा है कि जर्मीनियल एपिथेलियम जो है ना, ये कंटिन्यूअसली सेल भी प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ये सेल बनाती जाएगी। चलो इसकी सेल्स देख लेते हैं किस तरीके से सेल बनाएंगी। अब कुछ सेल्स अंदर की तरफ जाती जाती है, जिनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके अंदर और आ जाएंगे अगर कंपार्टमेंट्स, और ज्यादा सेल डिवाइडिंग, उनको हम कहते हैं, नहीं,
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, तो हुआ क्या कि यहाँ पे सबसे पहले आई आपके पास जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम जो होगी वो फॉर्म करेंगी स्पर्म्स। ठीक है, अब जर्मिनल एपिथेलियम बेसिकली क्या करती है, कुछ डिवाइड करती जाएगी, डिवाइड करती जाएगी। तो जैसे जो पहला डिवीजन होगा उसको हम कहते हैं, उसी की कुछ सेल्स है। ठीक है, पहले डिवीजन की कुछ सेल्स है जिनको हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट मतलब स्पर्म बनाने वाली सेल। साइट वर्ड आ जाता है बेटा जी सेल के लिए, और स्पर्मेटो मतलब आ गया स्पर्म। तो स्पर्म फॉर्मिंग सेल्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोसाइट्स। तो ये आ गया अपने पास प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर उसके अंदर कुछ प्रेजेंट रहेंगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फाइनली ये जो ल्यूमन कैविटी है इसके अंदर कुछ कुछ स्पर्म्स। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेशन। और ये किस तरीके से प्रेजेंट है, ये होता है स्पर्म्स। और ये किस तरीके से प्रेजेंट है बेटा जी, एक बार वापस रिकॉल करना है ये सारी चीजें। क्या हो रहा है, मेल अगर मैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले उसके अंदर आता है टेस्टिस। टेस्टिस को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर क्या चीज, ओवल टेस्टिस है। ओवल टेस्टिस कवर्ड रहती है एक सैक लाइक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम जो है टेम्परेचर मेंटेनेंस में हेल्प करता है, जो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर कम में टेस्टिस को बनाते हैं, क्योंकि टेस्टिस जो है बेसिकली स्पर्म प्रोड्यूस करेंगे, और जिसपे रिक्वायरमेंट होती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम की, है ना, टेम्परेचर कम की। फिर अगर हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, उसके अंदर आते हैं 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, अब ये 250 कंपार्टमेंट्स ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट रहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वेरी कर सकते हैं, 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होंगे, अगर हम इनका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस तरीके का हमको दिखेगा, 3, है ना, ये दोनों भी सेम ही तरीके से होंगे। अब हो क्या रहा है, सबसे पहले जो मैंने व्हाइट से बनाया है इसको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। एपिथेलियम की कुछ सेल्स जो होंगी, जो क्योंकि ऑब्वियसली यही स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स है, तो इनकी जो कुछ सेल्स होंगी उनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कुछ सेल्स है जिनको हम कहेंगे थोड़ी सी और नरिश्ड, जिनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फाइनली देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो ये जो ल्यूमन है, ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम ल्यूमन कहते हैं। खाली कैविटी है ना, तो उसको ल्यूमन बोलते हैं। तो ये जो ल्यूमन वाला हिस्सा है, यहाँ पे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, अब क्या है, ये वाली जो लॉन्गिट्यूडिनल सेल्स है मैम, इनका क्या काम है, ये काम बेटा जी आती है, इनको हम कहते हैं सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स क्या काम करवाती है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी टू दी ग्रोइंग एम्ब्रियो, टू दी ग्रोइंग मेल गेमीट। ठीक है, टू दी ग्रोइंग मेल गेमीट। तो मेल गेमीट जो है स्पर्म, उसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगी। क्लियर है यहाँ तक? आई डोंट थिंक इसमें कुछ आप लोगों को डाउट होगा, अगर होगा तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक चीज को पढ़ते हैं। ओके, ईच सेमिनिफेरस, आप सेमिनिफेरस के अंदर देख लेते हैं। सेमिनिफेरस इज लीन्ड इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स कॉल्ड मेल जर्म सेल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, मेल जर्म सेल्स को अभी लिखवाया मैंने, मेल जर्म सेल्स को बोला जाता है जर्मिनियल एपिथेलियम। सो मेल जर्म सेल इज नथिंग बट जर्मिनियल या जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है, और सेकंड आ जाता है सर्टोली सेल्स। द मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिविजन। ये कैसा डिवीजन हो रहा है बेटा जी, मियोसिस, है ना, मियोसिस ही होगा ना, तभी तो हमारे पास जो है हैप्लॉइड गैमीट्स आएंगे, एंड फाइनली लीडिंग टू द स्पर्म फॉर्मेशन, while Sertoli cells provide nourishing to the growing germ cells. The region outside to the seminiferous tubule is called interstitial cell. Now very important, चलो इसको पढ़ते हैं, या लेडिक सेल्स। चलिए, अब ये तो बात रही कि भाई इसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहेंगी। अगर मैं बोलती हूँ कि इसके बीच में क्या क्या चीजें प्रेजेंट रहती है, तो वो भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो सेंट्रलाइज्ड स्पेस है, स्पेस की बात कर लेते हैं थोड़ा सा।
यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट रहती है जिनको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। इन सेल्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स का काम क्या रहता है और इंटरस्टिशियल सेल्स सेम ही चीज है। ये क्या काम करती है, ये प्रोड्यूस करेगी बेटा जी टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन हमने केमिकल कंट्रोल, ये अपना केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में पढ़ा था कि टेस्टोस्टेरॉन क्या है। टेस्टोस्टेरॉन जो है ये एक मेल हार्मोन है या एंड्रोजेंस में काउंट होता है। ये तो एक मेल हार्मोन है जो कि रिलीज किया जाता है बाय द लेडिक cells. So what is testosterone? This will produce androgens called testosterone. ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट, इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है, बट चलो अपन पहले ना इसको रीड करते हैं, उसी के साथ साथ ये चीजें भी देख लेंगे। इसके अंदर कुछ ऐसी सेल्स भी मिलेंगी अभी तुम लोगों को, बड़ी नई नई सेल्स है। कुछ ऐसी सेल्स भी मिलेंगी जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। चलो नाम देखते हैं। सबसे पहले लेडिक सेल्स के बारे में देख लो। लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड द एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस की अगर मैं बात करती हूँ बेटा जी, तो मेरे पास क्या आ जाता है, सबसे पहला एंड्रोजन और मेल एंड्रोजन जिसको हम कहते हैं मेल हार्मोन। तो क्या आ जाता है, वो कौन है, मेल हार्मोन कौन हो गया अपने पास यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या आ जाता है अगला, अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स क्या हो जाती है बच्चे, यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसी होती है जो इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स में काउंट होती है। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स जो कि इम्यूनिटी प्रोवाइड कराएंगी, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट द स्पर्म्स एंड प्रोवाइड इम्यूनिटी। by providing immunity. So it basically protect the sperm by providing immunity. तो immunologically competent, immunocompetent cells को यही चीज बोली जाती है। ठीक है, चल समझ में आया। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है और ये पूरा फॉर्मेशन। अब इंटरस्टिशियल और लेडिक सेल जो है ये एंड्रोजन प्रोड्यूस करेगी और इम्यूनोलॉजिकली या इम्यूनो कॉम्पिटेंट सेल्स जो होंगी वो क्या काम करेगी बेटा जी, इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी लाइन है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको प्लीज स्किप ना करें, है ना, स्किप कर देते हैं कई बार बच्चे, ये कहाँ पूछेगा, इतनी सी लाइन पूछ लेता है बेटा। चल अगला क्या आता है, अगला है मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स। मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स, तो अभी एक्सेसरी डक्ट्स की बात करते हैं। अभी अपन ने टेस्टिस कंप्लीट कर लिया है, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर तो आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया। सेकंड आ जाता है एक्सेसरी डक्ट्स का। डक्ट्स क्या होती है बेटा, डक्ट्स वो पैसेज बनाएगी, वो पाथवे बनाएगी जिसके थ्रू ये जो फॉर्म्ड स्पर्म्स हैं ये ट्रैवल करेंगे। ठीक है, ये जो स्पर्म बन गए टेस्टिस के अंदर, अब इनको ट्रैवल करवाना है और इनको ट्रैवल करवाने के लिए डक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो डक्ट ऐसे चैनल्स है जिसके थ्रू ये स्पर्म्स जो है वो मूव करेंगे। चलिए अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है। ओके, सो सबसे पहला आता है इंक्लूड रेटे टेस्टिस। सबसे पहला नाम वासा एफरेंशिया, एपिडाइडिमस एंड वासा
डिफरेंस। तो ये 4 नाम है जो आपको याद करने हैं। अब अपन अभी सबका स्ट्रक्चर देखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। Seminiferous tubules open seminiferous tubules of testes open into vasa efferentia through rated testes। चलिए देखते हैं कैसे है प्रोसेस। अब ये जो सी, अब बन कहाँ रही है स्पर्म्स जो है वो फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जब बन जाती है स्पर्म्स जब बन जाते हैं तो ये आगे ट्रैवल करते बेटा जी किसमें, रेटे टेस्टिस के अंदर। इस ऐसे से एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेटे टेस्टिस, जिसके अंदर सारे ही जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल के सिक्रीशन हैं ये सारे के सारे सिक्रीशन चले जाते हैं रेटे टेस्टिस के अंदर। सो दिस इज नोन एज रेटे टेस्टिस। ठीक है, अब ये रेटे टेस्टिस आगे किससे कनेक्टेड रहती है, जल्दी से इस पे ध्यान देते हैं। रेटे टेस्टिस जो है वो आगे कनेक्टेड रहेगी इस तरीके से, आगे की तरफ कनेक्टेड रहती है वासा एफरेंशिया में। ठीक है, सबसे पहले आएगा वासा एफरेंशिया, याद रखना नाम। रेटे टेस्टिस आगे ओपन होएगी वासा एफरेंशिया के अंदर। रेटे टेस्टिस, ठीक है, सारा का सारा ये जो सेमिनिपेरस ट्यूब्यूल्स है इससे सारा का सारा स्पर्म्स जो होंगे उनको ट्रांसफर कराएगी थ्रू ट्यूबुलाई रेक्टा, बट वो अभी आप लोगों के है नहीं तो ट्यूबुलाई रेक्टा को आप पढ़िए मत। अभी जो चीज है वो ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे चैनल्स के थ्रू जो है ये रेटे टेस्टिस से कनेक्टेड रहते हैं। रेटे टेस्टिस एक ऐसा डक्ट है, एक ऐसा पाथवे है जो कि यहाँ से सारा का सारा स्पर्म लेके जाएगा और पास कर देगा वासा एफरेंशिया को। वासा एफरेंशिया आगे जाके कनेक्ट होगा बच्चे किसके अंदर, वासा एफरेंशिया आगे जाके कनेक्ट होता है इपीडाइडमस के अंदर। किसके अंदर कनेक्टेड रहता है ये, इपीडाइडमस के अंदर। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं तो अगला कौन आ गया, इपीडाइडमिस। अब इपीडाइडमिस का एक और काम है, इपीडाइडमिस जो है ना ये स्पर्म्स को चेक भी करती है। ठीक है, ये एक चेक पॉइंट की तरह भी एक्ट करता है कि क्या स्पर्म्स के अंदर कुछ डिफेक्ट है, क्या उसके अंदर कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि भाई वो फॉर्म ही ढंग से नहीं हो पाया, कुछ चीज़ है जो मिसिंग है, कुछ चीज़ है जो फॉर्म्ड है, तो वो स्पर्म चेक भी करती है। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉपर नहीं बट स्टिल इसका ये काम होता है कि स्पर्म को चेक करती है, टू इंश्योर करती है कि भाई जो स्पर्म आगे ट्रेवल हो रहा है वो परफेक्ट हो। ठीक है, फिर उसके बाद कनेक्टेड रहती है, अब ये आगे कनेक्टेड रहती है वासा डिफरेंस के थ्रू, जिसके बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है बेटा जिसको कहा जाता है सेमाइनल वेसिकल। और ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये काम क्या करता है, ये काम करता है कुछ सिक्रीशंस पोर आउट करने का, क्योंकि अब स्पर्म है उसको ट्रैवल करना है टू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो वहां तक जाने के लिए उसको क्या चाहिएगा कि वो जब ट्रैवल करेगा उस टाइम पे एक सीमन यानी एक लिक्विड होना चाहिए जो कि क्या कर सकता है, उसको बेसिकली ट्रेवलिंग में हेल्प करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो इस लीफ शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल।
सेमेनल वेसिकल जो होता है ये क्या काम करता है, ये डक्ट के अंदर भी पढ़ेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है, डक्ट में भी तुम ये चीज पढ़ोगे, ठीक है। और इससे जो कनेक्टिव मैंने बताया है ये चीज हो जाएगी बेटा आपके पास वासा डिफरेंस। सो एपिडाइडमस जो है ये कनेक्टेड रहता है वासा डिफरेंस से, वासा डिफरेंस जो है कनेक्टेड रहेगी सेमेनल वेसिकल, और फाइनली ये वासा डिफरेंस जो है ये एंटर कर जाती है टू द इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। फाइनली ये कहाँ लीड कर जाएगी, टू द इजैकुलेटरी डक्ट। दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट। क्लियर है ये चीज। तो क्या हुआ बच्चे, यहाँ पे जो स्क्रोटम था, टेस्टिस था, इसके अंदर देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ये स्पर्म ट्रैवल करते हैं थ्रू रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस इनको आगे लेके जाता है टू वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया से ये जाते हैं लीड करते हैं टू एपिडाइडमस। सबका काम डक्ट है सारी की सारी, तो डक्ट्स का काम ही यही है कि ये सिर्फ फ्लो करवाएगी स्पर्म का, ठीक है। तो इस सिर्फ स्पर्म का फ्लो करवाती है। अब सीमन का प्रोडक्शन, कई बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कि भाई मैम फिर सीमन कहाँ बनता है, तो सीमन जो है बेटा जी हम अभी आगे पढ़ेंगे वो ग्लैंड्स करवाएंगे, ग्लैंड्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो सेमेनल वेसिकल है ये ग्लैंड है जो कि सीमन प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, पर इसको अभी हम नहीं पढ़ेंगे, इसको डक्ट सिस्टम में नहीं पढ़ते, ठीक है। चाहो तो इसको यहाँ से हटा दो कि ये डक्ट सिस्टम में मत लिख के आना, ये डक्ट सिस्टम में काउंट नहीं होता, पर क्योंकि ये बीच में आता है तो इसको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ये डक्ट के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ये सॉरी ग्लैंड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, अभी डक्ट है तो डक्ट की बात करूं तो यहाँ आएगा रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस लीड्स टू वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया जाएगा एपिडाइडमस, एपिडाइडमस जो होगा ये वासा डिफरेंस से कनेक्ट होता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट, और फाइनली इजैकुलेटरी डक्ट जो होगी ये कहाँ मिलती है जाके, जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये बेसिकली क्या चीज है, ये है यूरेथ्रा। Urethra is the same opening for sperm as well as for urine, दोनों के लिए एक सेम ओपनिंग है। तो ठीक है, चलो अब इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया रेटे टेस्टिस, फिर वासा एफरेंशिया, फिर एपिडाइडमस, फिर वासा डिफरेंस। इसी सीरीज में याद करिएगा, नहीं तो कई बार बच्चे वासा डिफरेंस और वासा एफरेंशिया में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ भी तरीका लगाओ, कुछ भी दिमाग लगाओ, क्या लगा सकते हो यार, ई डबल एफ पहले आएगा ऐसा, कुछ भी दिमाग लगाओ भाई, पर ये सीरीज में याद करना बस बात ये। नेक्स्ट आ जाता है, अगली चीज क्या बोल रहा है कि वासा एफरेंशिया जो है लीव द टेस्टिस एंड ओपन इनटू एपिडाइडमस जो कि लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। एपिडाइडमस लीड्स टू वास डिफरेंस, एपिडाइडमस किसके पास पहुंचाएगा, वास डिफरेंस के पास, that ascends to the abdominal loop over the urinary bladder। अब ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से चलता हुआ एपिडाइडमस और वास डिफरेंस आते हैं, और इट रिसीव्स द डक्ट फ्रॉम सेमेनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा क्या हो गया, एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। तो यूरेथ्रा इज व्हाट, एज इट एक्ट्स एज एन इजैकुलेटरी डक्ट, जहां से दोनों ही चीजें सीमेन एंड यूरिन जो है मेल्स के अंदर पास आउट हो सकता है। These ducts store and transport the sperms। अब बात कर रहा है ये, चलिए, these duct stores and transport the sperms from the testes to the outside through urethra। The urethra originates from the urinary bladder। urethra तो आपने एक्सक्रीशन में पढ़ा ही है, urethra कैसे डेवलप होगा बेटा जी, किससे कनेक्टेड रहेगा, ब्लैडर से कनेक्टेड रहेगा urethra, ठीक है। And extend through the penis to the external opening called urethral meatus। urethral meatus अभी आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इसीलिए हमने बनाया था, अब समझ में आ जाएगा आपको। चलो
सबसे पहले आ जाता है टेस्टिस। टेस्टिस जो है वो लीड करेगी टू फ्रॉम रेटे टेस्टिस से जाके कहाँ जाएगी बेटा जी, ये वासा एफरेंशिया। अगर आप लोग ध्यान से एनसीईआरटीज के अंदर देखें, बहुत फाइनली उसने मार्क किया है वासा एफरेंशिया, बहुत फाइनली। तुमको ऐसा लगेगा मैम इसी स्ट्रक्चर के अंदर सारी चीजें मार्क्ड है, बट उसको बहुत ध्यान से देखना, बहुत फाइनली उसने इस तरीके के स्पोक्स बनाए हैं जो कि लीड करेगा वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया, वासा एफरेंशिया तक जितनी भी डक्ट है, जितनी भी कह दो ये, तो ये डक्ट जो है ये टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहेगी, स्क्रॉटल सैक के अंदर प्रेजेंट रहेगी, और सॉरी स्क्रॉटल क्या, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट रहेगी। और अगर मैं बात करती हूँ एपिडाइडमिस की, तो यहाँ से ये चीज टेस्टिस के बाहर रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो एपिडाइडमिस जो है ये ऐसी डक्ट है जो टेस्टिस के बाहर रहती है, ठीक है। और ये इस तरीके से लूप बना के और हाईली कॉइल्ड रह के, और ये इस तरीके से वास डिफरेंस में कनेक्ट होगी। सो एपिडाइडमिस इज देन कनेक्टेड टू दी वास डिफरेंस। वास डिफरेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से चलती हुई आके और फिर ये आगे जाके यूरेटर में यूरिथ्रा से कनेक्ट होगी एज एन इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये कितनी टाइम बाद में ये कनेक्ट हो रही है, पहले तो ये क्या हो रही है, इतना लूप कर रही है। तो ये वास डिफरेंस है जो लूप करती है। ये आ गया सेमिनल वेसिकल, ये दिख रहे हैं दोनों, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर सेमिनल वेसिकल। ये लीड करेगा टू दी यूरेथ्रा। और फाइनली यूरेथ्रा जो है, इसकी अगर हम लास्ट ओपनिंग की बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है इसको हम कहते हैं यूरेथ्रल मेटस, जिसके थ्रू जो यूरिन है और जो स्पर्म है दोनों ही रिलीज हो जाते हैं इन मेल्स। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? अब बात करेंगे हम ग्लैंड्स की। ये देखो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर जिसको अभी अपन ने बनाया था ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्पर्मेटोजोआ यानी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होगा वो स्पर्मेटोजोआ बनाएगा। सर्टोली सेल्स, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, पर अब तुम्हारे समझ में आ जाएगा। जो लॉन्गिट्यूडनल सेल्स दिख रही है उनको हम सर्टोली सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है स्पर्मेटोगोनिया, जहां पे स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है, ये पूरा स्ट्रक्चर। और इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिक सेल्स, जो कि क्या करेगी बेटा जी, प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन एन एंड्रोजन। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं, अगला आता है, पहले अपन ये कर लेते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया करेंगे। तो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 3 ग्लैंड्स आएंगे बेटा। सबसे पहला इज सेमिनल वेसिकल, दूसरा इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड तीसरा इज बर्बोयूरेथ्रल, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। ठीक है, अब तीनों का एक यहीं पे बना देती हूँ मैं आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट, ताकि आराम से याद हो जाएगा। सबसे पहला इज सेमिनल वेसिकल, नेक्स्ट आ जाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और तीसरा आ जाता है बल्बोयूरेथ्रल, और कॉपर्स ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। क्लियर है? ये 3 इस तरीके से अरेंज रहते हैं। अभी कैसे अरेंज रहते हैं ये भी दिखाते हैं। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं सेमिनल वेसिकल की। सो द सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, जो कि रिच इन, अब देखना सेंटेंस पढ़ो तो सेंटेंस से तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा। सेमिनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। अब ये कहाँ से आए, ये कहाँ से आ रही है सारी चीजें? चलिए, ये यहाँ से आ रही है बेटा जी, ये ग्लैंड्स है जो इसका प्रोडक्शन करेगी। सबसे पहले बात कर देते हैं सेमिनल वेसिकल की। तो ये पेयर्ड होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, पेयर्ड। पेयर्ड यानी 2 प्रेजेंट होंगी। ये देखो स्ट्रक्चर कहाँ गया भैया, स्ट्रक्चर आ जाओ, ये रहा, ये 2 प्रेजेंट रहती है। ये देखो सेमिनल वेसिकल 2 है, ठीक है, ये पेयर्ड है, ये एक, ये दूसरी।
दूसरे की बात करते हैं प्रोस्टेट की, तो प्रोस्टेट एक ही है, ये सेंटर में है ना, दिख रही है, ये प्रोस्टेट को देखो यहाँ पे एक ही है प्रेजेंट, ठीक है। बल्बोयूरेथ्रल को देखो तो बल्बोयूरेथ्रल भी आपके पास कितनी आ जाती है मेल्स के अंदर, 2, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर मैं बोलती हूँ यहाँ पे सेमाइनल वेसिकल, तो ये कैसी होती है बेटा जी, पेयर्ड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड कैसी होगी, सिंगल होगी, यानी ये अनपेयर्ड रहेगी, ठीक है, तो सिंगल प्रेजेंट है। और तीसरी आ जाती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड यानी कॉपर्स ग्लैंड, और ये भी पेयर्ड रहेगी, ठीक है। तीनों पॉइंट लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। सिंगल है एक, और ये बीच वाली जो है ये प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल, ठीक है। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट, अब यहाँ ये बोल रहा है कि सेमाइनल प्लाज्मा बन रहा है ना, सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, फ्रक्टोज कौन प्रोड्यूस करेगा, तो बेटा जी ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ना, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, क्योंकि इसने 3 चीजें बोली है, फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स तो कौन प्रोड्यूस करता है, सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। चलिए, अब सेमाइनल प्लाज्मा विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम्स, तो अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है बेटा जी, सबसे पहले आ गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज सबसे ज्यादा किसमें होता है, रिच इन फ्रक्टोज होती है सेमाइनल वेसिकल, यानी इट प्रोड्यूसेस फ्रक्टोज, ठीक है। सेकेंड आ जाता है कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स, ये प्रोड्यूस किए जाते हैं बाय प्रोस्टेट ग्लैंड्स। और थर्ड आ जाता है बल्बोयूरेथ्रल यानी कॉपर्स ग्लैंड, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा जी, ये सिक्रीट करता है, ये कुछ सिक्रीशंस जो कि हेल्प करेंगे इन ल्यूब्रिकेशन, सिक्रीशंस और ल्यूब्रिकेशन। सी, ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन यानी क्या हो रहा है कि कुछ ऐसे सिक्रीशंस रिलीज होंगे थ्रू बल्बोयूरेथ्रल यानी कॉपर्स ग्लैंड। क्या काम होगा उनका, उनका काम होगा कि ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ये ऐसे सिक्रेशंस है जो कि बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं, और ये क्या काम करेंगे बेटा जी, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे टू द पेनिस, सॉरी लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस। चलिए, ओके, सो लुब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, एंड पेनिस इज व्हाट, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। तो ये 3 ग्लैंड्स है, ये 3 ग्लैंड्स क्या काम करती है, ये 3 ग्लैंड्स बनाएगी सेमाइनल प्लाज्मा, क्योंकि स्पर्म, देखो 2 चीजें हैं, सीमन, सुनना ध्यान से, सीमन जो है इस लिक्विड के अंदर 2 चीजें आती है, पहला तो स्पर्म, जिसका फॉर्मेशन अभी अपन ने देख ही लिया है ना, जो कि पूरा अपन ने अभी फॉर्मेशन पूरा का पूरा पढ़ लिया, ट्रांसफर भी अभी अपन ने पूरा पढ़ लिया, और उसके साथ साथ सेमिनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा, तो सेमाइनल प्लाज्मा है और स्पर्म है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, स्पर्म जो है वो हमने अभी पूरा प्रोडक्शन देख लिया। सेकंड आ जाता है सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर सारे ही सिक्रीशंस इंक्लूड all secretions include all secretions from glands, और तीनों ग्लैंड्स कौन सी है बच्चे, तीनों ग्लैंड्स यही 3 ग्लैंड्स है, यानी सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड, यही ग्लैंड्स है जो हेल्प करेंगी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेमाइनल प्लाज्मा। और स्पर्म तो पूरा अपन ने देख ही लिया, तो ये तो टेस्टिकुलर लोब्यूल और उस पे बनता है। चलिए, अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच वाज द 4th कंपोनेंट, है ना। तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर क्या 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 आ जाता है, सबसे पहली चीज
द पीनस, पीनस जो है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कंप्राइज हो, ठीक है। सो इन मेल्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया इज पीनस. It is made up of special tissues that help in erection of the penis to facilitate the insemination. सब अब insemination मैं already बता चुकी हूँ. Insemination is the transfer of male gamete to the female genital tract during the time of sexual intercourse. ठीक है. अब इसी प्रोसेस के लिए क्या करना होता है, जो पीनस है वो इरेक्ट करती है, ठीक है। तो बाय द रश ऑफ ब्लड पीनस जो है वो इरेक्ट कर सकती है. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो भी एक बार देख लीजिए. The enlarged end of the penis is called glans penis and is covered by a loose fold called the foreskin. So basically penis जो होगी उसके ऊपर एक कवरिंग रहती है. यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ इस साइड में. और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, बहुत ही थिन फोल्डिंग स्किन की, बहुत ही थिन स्किन की कवरिंग होती है जिसको कहते हैं फोर स्किन. स्किन की कवरिंग को क्या बोलेंगे बेटा जी? फोर स्किन. और अंदर की तरफ जो है यहाँ पे ये रीजन में यह आ जाता है, ये कनेक्ट कौन सा रीजन है? ये यूरेथ्रा वाला रीजन. ये है यूरेथ्रा वाला रीजन, ठीक है। और ये फाइनली जो है ये रीजन जहां से यूरिन एंड स्पर्म दोनों ही चीजें इजेक्ट आउट हो सकती है, इसको कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है जो थोड़ा सा एनलार्ज्ड है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है ग्लैंस पीनस, ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा बल्ब रीजन है इसको हम कहते हैं ग्लैंस पीनस, ठीक है। इसके ऊपर लूज फोल्ड कवर्ड एक बहुत पतली सी स्किन की लेयर रहती है जिसको कहा जाता है फोर स्किन. और इसके अंदर जो है वो ट्रैवलेंस होता है किसका? यूरेथ्रा का. और यूरेथ्रा जो है वो लास्ट में ओपन होगा थ्रू यूरेथ्रल मीटस. क्लियर है ये चीज? तो ये स्ट्रक्चर जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाता है मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया का, और इसी के साथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा ही कंप्लीट हो जाता है. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? सबसे पहला वॉज टेस्टिस. टेस्टिस आज हमने बात कर ली. टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं. टेस्टिस स्क्रॉटम में प्रेजेंट होती है, एब्डोमिनल रीजन के बाहर लोकेटेड रहती है फॉर मेंटेनिंग द टेम्परेचर. एक्सेसरी डक्ट्स के अंदर हमने बात कर ली है रेटी टेस्टिस कनेक्टेड रहेगी वासा फ्रेंशिया एपिडाइडमिस एंड देन टू दी वासा डिफरेंस लीडिंग टू दी इजैकुलेटरी डक्ट दैट इज यूरेटर. नेक्स्ट आ जाता है एक्सेसरी ग्लैंड्स. एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होंगी बेटा जी उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं अबाउट 3 ग्लैंड्स. व्हाट आर दोस 3 ग्लैंड्स? Seminal vesicle, prostate and the bulbourethral or the Copper's gland. और लास्ट आ जाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया जिसके अंदर अभी हमने बात कर ली है पीनस की. क्लियर है? तो ये 4 जो कंपोनेंट्स है इससे कंप्राइज होके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म होता है और फाइनली ये 4 जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं. चलिए तो अब हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसी के साथ कुछ और एक्सटेंडिंग पार्ट्स. ओके एवरीवन, बाय बाय. आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए फ्रूटफुल रहा होगा. ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे.